अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरा प्रीवियस लेक्चर वो साइटोप्लाज्म था और आज का मेरा लेक्चर वो साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलिज पे है। पहली ऑर्गेनेली के मतलब हम बात करने जा रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के मतलब बात करने जा रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के मतलब बात करने जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था ऑर्गेनेली ऐसा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। सेल के साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है, जिसे साइटोसोल का नाम दिया गया है, उसमें मौजूद होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो हैं ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। किस पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनसाइड द एंडो मीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा के अंदर वो प्लाज्मा जो कि 80 to 90% वाटर कंटेन करता है, अपने सेल अपने हिस्से में सेल की मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है, बंद होता है। उस प्लाज्मा में उसके अंदर एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है। जिस नेटवर्क को, इस जाल को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलम कहते हैं। और ये रेटिकुलम, ये नेटवर्क जो है वो सेल की न्यूक्लियस से, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक चला जाता है। मतलब यू कैन से दैट दिस नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड होता है और समटाइम ये सेल मेम्ब्रेन तक अटैच्ड होता है। तो यू कैन से देखो, एक साइड पे ये एक नेटवर्क है, ये फैला हुआ नेटवर्क है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक मौजूद है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये नेटवर्क जो है, जहां पे ये एक इसका ये पॉइंट लगता है कि ये साइटोप्लाज्म में इतना एक्सटेंडेड है, तो अल्टीमेटली सी बात है कि ये सेल को सपोर्ट फराहम कर रहा होगा। भाई पूरे नेटवर्क फैला हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फैला हुआ है। तो एक बात तो हमारे माइंड में आती है ना, वो फौरन क्या बात हमारे माइंड में आती है कि कहीं ना कहीं ये सेल को सपोर्ट फराहम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सेल को सपोर्ट फराहम कर रहा है। दूसरी बात हमारे माइंड में क्या आती है? हम जब ये सोचते हैं कि भाई ये नेटवर्क है जो सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ मटेरियल को चैनल फराहम कर रहा है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद दे रहा है, ये मटेरियल को रास्ता प्रोवाइड कर रहा है विद इन साइटोप्लाज्म मूव करने के लिए? कोई ऐसा तो नहीं है। हाँ, कहीं पे ऐसा भी है कि ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है मटेरियल में। बहरहाल ये तो वो पॉइंट थे, ये जो 2 पॉइंट थे जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जुड़ते हुए मैंने बोले। अब हम जाते हैं, हम बताते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो जमाना था 1900 का, 19वीं सदी का जमाना था, जब सी
सी, गॉर्नियर ने क्या किया, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम की टर्म मुतारिफ कराई, इसके रेलेवेंट टर्म मुतारिफ कराई, और वो क्या थी, एगैस्ट्रोप्लाज्म। गार्नियर ने 1900 में कौन सी टर्म मुतारिफ कराई, एगैस्ट्रोप्लाज्म। लेकिन अब इसके बाद ये 1945 में 1945 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है के.आर. पोर्टर ने क्या कहा, उसने इस टर्म एगैस्ट्रोप्लाज्म को रिजेक्ट भी किया और एक नई टर्म मुतारिफ कराई और बकायदा तौर पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, और वो टर्म इसने क्या कहा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस टर्मिनोलॉजी को किसने जो है वो नाम दिया, किसने कॉइन आउट किया, वो कौन था, के.आर. पोर्टर, एंड द टाइम वाज अबाउट 1945। 1945 का जमाना था। के.आर. पोर्टर ने इसको नाम भी दिया और डिस्कवर भी किया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये नेटवर्क जो है, ये दो तरह का है। कितनी तरह का है, ये दो तरह का है, जो सेल के अंदर फैला हुआ है। ये दो तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके नाम, एक का नाम है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के साथ ये जो ब्लैक कलर में मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये जो चैनल्स बनाए हैं, नेटवर्क सा बनाया है, ये नेटवर्क जो ब्लैक कलर में शो किया जा रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों चैनल्स एक जैसे हैं, ये चैनल भी, ये जो ब्लू कलर में मैंने शो की है स्ट्रक्चर में, ये भी, और ये जो ब्लैक कलर में मैंने डायग्राम शो की है, ये भी, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। लेकिन जब दोनों स्ट्रक्चर को की माइक्रोमेट्री की गई, उनको माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो फिर क्या नजर आया वहां पे कि ये दोनों में डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है जो दोनों को अलग नाम देने पे मजबूर करता है? वो डिफरेंस था कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इस रेटिकुलम पे जिसे मैंने ब्लैक कलर में शो किया है, इस पे छोटी छोटी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। क्या मौजूद थे? इस पे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, और वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स की मौजूदगी की वजह से, जिन्हें ये मैंने डॉटेड की शक्ल में शो किया, ये ब्लैक स्ट्रक्चर है और मैंने इसे ब्लू डॉट की शक्ल में शो किया है, इसे मैंने ब्लू डॉट की शक्ल में शो किया है। ये ब्लू डॉटेड पार्टिकल्स जो हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये मौजूद हैं इस पे, और इन ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी की वजह से ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो रफ लगता है, रफ खुरदरा। क्या लगता है? रफ स्ट्रक्चर लगता है। चूंकि इन ग्रेन्यूल्स की मौजूदगी की वजह से ये स्ट्रक्चर रफ लगता है, इसीलिए हम इसको, इस नेटवर्क को, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम दिया गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया। अब ये खुरदरे स्ट्रक्चर्स क्या थे? ये ग्रेनुलर पार्टिकल्स क्या थे? ये ग्रेनुलर पार्टिकल्स जो हैं, ये राइबोसोम हैं। ये ग्रेनुलर पार्टिकल्स राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बजाते खुद एक ऑर्गेनेली है। वो ऑर्गेनेली है जिसे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, जो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री के नाम से पहचानी जाती है, जो सेल के अंदर प्रोटीन बनाती है, जो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने के बाद प्रोटीन बनती है। क्योंकि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, और वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी हुई हैं उनका नाम राइबोफोरेन्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं? राइबोफोरेन 1
एंड राइबोफोरन 2। मैंने क्या कहा, दो ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद हैं, एक राइबोफोरन 1, दूसरी राइबोफोरन 2। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इनका काम क्या है, ये जो है वो राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एमर्ज करवाती हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो यहाँ पे बनी हैं उनको मजीद मॉडिफाई किया जाता है। वो कहाँ पे आती हैं, वो बनने के बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान में ये आपको खला नजर आ रहा है, ये जहां पे मैं मार्कर रन कर रहा हूं, ये खला नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का जो इनके दरमियान में है, ये खला ल्यूमिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूमिन कहलाता है, खला कहलाता है। खला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चैनल्स के दरमियान पाया जाता है, वो ल्यूमिन कहलाता है। प्रोटीन बनने के बाद, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनने के बाद इस ल्यूमिन में आती हैं, और यहां से ल्यूमिन में से इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आगे ट्रांसफर किया जाता है गोल्जी अपरेटस की तरफ, और फिर वहां पे भी इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को और ज्यादा मैच्योर किया जाता है, और ये फिर अपना सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो अटेन करती हैं, और एक मजीद मैच्योर किस्म के स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। और यहाँ पे ये जिम्मेदारी, चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद हैं, राइबोफोरन्स मौजूद हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इनकी मौजूदगी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और चूंकि इनकी मौजूदगी प्रोटीन बनाने का बायस बनती है, इसलिए यह कहा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व्ड है। एक तो ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हुआ, दूसरा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेल को स्ट्रेंथ फॉर्म करने में मदद देता है, उसको स्ट्रक्चराइज्ड करने में मदद देता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरी एग्जांपल जो मैंने यहां पे मैंने ब्लू की शक्ल में शो की है, जिसे ब्लू मार्कर के जरिए डायग्राम बनाई है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या बोला है मैंने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ का मतलब है कि ये हमवार है, इस पे कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता तो ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, ये भी खुरदरी होती, ये भी रफ स्ट्रक्चर होता, इस पे मौजूद नहीं है राइबोसोम्स, इसीलिए तो ये स्मूथ है। ये बड़ा डिफरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ में, बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दिस विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पे मौजूद नहीं होते राइबोसोम, ये स्मूथ इन स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां पे, ये मसल्स में भी मौजूद होते हैं, मसल्स के टिश्यूज के रिस्पॉन्सिबल सेल्स में मौजूद होते हैं। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मसल्स के सेल्स में मौजूद होते हैं तो वहां पे इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। अब मैंने ये कहा कि ये मसल्स के सेल्स में मौजूद हैं, तो एक बात हमारे जहन में गई कि मसल सेल्स इन्वॉल्व हैं स्केलेटन की मूवमेंट में, स्केलेटन को मूव करवाने में मदद देते हैं, उसकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व हैं, उसकी हरकत करवाने में इन्वॉल्व हैं। अगर ये मसल्स टिश्यूज जो हैं ये उनकी मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मौजूद है वहां पे मसल्स टिश्यूज में, तो फिर जहन में आता है, एक बात जहन में आती है कि कहीं ना कहीं तो कुछ रिलेशन है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मसल्स की हरकत के साथ। हाँ है, क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम के आयंस को स्टोर करते हैं, और कैल्शियम के आयंस को स्टोर करने के बाद जब ये रिलीज करते हैं, कैल्शियम के आयंस को स्टोर करने के बाद ये जब रिलीज करते हैं, वो कैल्शियम आयन जो रिलीज हुए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये स्मूथ मसल्स टिश्यूज के पास जाके उनके जो है वो चैनल्स ओपन करने में मदद देते हैं, और कैल्शियम चैनल्स ओपन करने के बाद उसको ट्रिगर करते हैं, किनको,
उनको जो है वो स्टिमुलस फराहम करते हैं, किनको, मसल टिश्यूज को, और इन द रिस्पॉन्स ऑफ कैल्शियम स्टिमुलस द मसल्स सेल्स मूव एंड अपनी हरकत को वो शो करते हैं, और उस अपनी हरकत की वजह से वो क्या होता है कि मसल्स वर्क करते हैं, और मसल्स की हरकत की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होती है, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है। ये एक जो है वो फंक्शन था स्मूथ मसल्स का, कहां पे उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कहां पे, मसल्स टिश्यूज में। अब और क्या है, ये जो है वो इन्वॉल्व है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लिपिड की मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वो तमाम तर रिएक्शन जो वकूफ पजीर होते हैं, वो चाहे एक नई चीज, एक बड़ा कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व हूं, या एक लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ने में इन्वॉल्व हूं, मीन आई वांट टू से दैट द रिएक्शन, द ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच अकर इन एनी टाइप ऑफ सेल विल बी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, बट इन द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म देयर आर टू टाइप्स। वन टाइप इज द ब्रेकडाउन ऑफ द larger molecules. One type is the breakdown of larger molecule into its smaller molecules, into its smaller ingredients, into its smaller components, will be called as the type of metabolism is catabolism. ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स। और दूसरी साइड पे वो मेटाबॉलिज्म की टाइप, अनदर वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज दिस, दैट the formation of the composition of larger molecules from its smaller ingredients, from its smaller components, the formation of larger molecules. This type of reaction, this type of metabolic activity is called as anabolism. And I want to say that the both types of catabolism and anabolism, the formation of lipids and the breakdown of lipids is performed here by smooth endoplasmic reticulum, because I want to say that the lipid metabolism, word lipid metabolism ये बताता है कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी होगी, लिपिड्स बनेंगे भी सही, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स भी होगी, स्टेरॉइड्स की भी फॉर्मेशन होगी, कोलेस्ट्रॉल की भी फॉर्मेशन होगी। सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स होंगे, उसके स्टेरॉइड्स की होगी, और कोलेस्ट्रॉल की भी सिंथेसिस होगी, और इनकी ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व है। और दूसरा काम क्या है इसका, तीसरा एससीआर का ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसमें ब्रेकडाउन होगी, लाइसिस होगी, लाइटिक रिएक्शन होगा, किसका, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन आपको पता है एनिमल स्टार्च के नाम से पहचाना जाता है, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल्स में मौजूद होता है, जो इसको तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है जिसे वहां पर स्टोर किया जाता है, और बर वक्त जरूरत पड़ने पर इसे तोड़ा जाता है और उससे ग्लूकोज वगैरह बना के फिर इससे जो है वो एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये रिएक्शन करवाने में भी कौन इन्वॉल्व है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद ये ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। जो ड्रग्स हमारे जिस्म में कोई कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ले जाता है, या कोई ऐसे एक्सोटिक पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और हमारे लिए वो नुकसानदेह होते हैं, यह ड्रग जो हम लेते हैं, जिस तरह भी मैंने पहले कहा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लेते हैं, और अगर वो नुकसानदेह हैं तो उनके लिए वो असर ज्यादा है, तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी ब्रेकडाउन करेगा, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसको जो है वो उसको मेटाबोलाइज करेगा। इसमें लिवर की हेल्प करेगा, क्योंकि लिवर भी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी हेल्प करेंगे और उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कैसे होती है, साइटोक्रोम 4p450, ये ऑक्सीडेटिव साइटोक्रोम है P450, ये जो है वो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होगा। और ये किसने बताया था कि ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन साइटोक्रोम P450 के जरिए होती है? ये 1986 में डॉर्नेल ने ये बताया था। डॉर्नेल ने ये बताया क्या 1986 में कि भाई
जो साइटोक्रोम P450 है वो लिपिड्स उसकी ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिर मैं फिर उसको जो है वो आप लोगों को समराइज करने जा रहा हूं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये मसल्स में पाया जाए तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वहां पे ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, और कैल्शियम आयंस को जब रिलीज करता है तो वो ट्रिगर करते हैं मसल्स टिश्यूज को, ट्रिगर करते हैं, और मसल्स टिश्यूज को ट्रिगर करके वो मसल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, स्केलेटन की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में, फास्फोलिपिड्स को पैदा करने में, स्टेरॉइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को पैदा करने में इन्वॉल्व है, और इनकी ब्रेक डाउन में भी इन्वॉल्व है। और उसके साथ जो है ये ग्लाइकोजन से एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, उसकी ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व, उसकी लाइसिस करवाने में इन्वॉल्व है, उसको फोड़ने में इन्वॉल्व है, और ये जो है वो ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन ये साइटोक्रोम P450 के जरिए करवाते हैं, जो कि 1986 में डैनियल ने बताया था। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समराइज करूं तो उसके पास राइबोसोम मौजूद हैं, वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है, वो प्रोटीन की फैक्ट्री में इन्वॉल्व है, और वो जो प्रोटीन बनते हैं राइबोफोरेंस के जरिए वो फिर आके ल्यूमन में जाते हैं, ल्यूमन से फिर आगे जाते हैं, और वहां पर उसको मैच्योर स्ट्रक्चर बन जाता है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाया जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।